हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं पीडीआई क्लास को। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? पिछली क्लास में अपन ने देखा था जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज थी सीएसडी के अंदर, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन देखेंगे जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो क्या क्या होती है और उनके क्या क्या प्रकार है, उनको डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइनोटिक हार्ट डिजीज। अपन ने पहले भी देखा है साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है। मतलब पेशेंट के अंदर इस बीमारी के, जब पेशेंट के अंदर देखते हैं अपन, तो यदि पेशेंट की ये बीमारी है तो उसके अंदर साइनोसिस के चांस ज्यादा देखने को मिलते हैं। साइनोसिस के चांस क्यों ज्यादा देखने को मिलते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर संटिंग कौन सी होती है, लेफ्ट टू राइट संटिंग होगी या फिर राइट टू लेफ्ट संटिंग होगी। बेसिकली आपने देखा है जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज थी वहां पर संटिंग कहां पर हो रही थी, लेफ्ट टू राइट संटिंग हो रही थी। यहां पर कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट संटिंग होगी। देखते हैं संटिंग कौन सी देखने को मिलेगी, राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट संटिंग हो रही है, वो ही क्यों हो रही है वो भी अपन देखेंगे, राइट टू लेफ्ट संटिंग ही क्यों हो रही है। नेक्स्ट यहां पर जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, तो वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं दोनों लाइन। अब आगे अपन क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कैसे हो रही है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब इन पेशेंट्स के अंदर साइनोसिस देखने को मिल रहा है। और साइनोसिस देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है और इस ब्लड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अपन ने दो पॉइंट देखे हैं। एक तो संटिंग का डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट संटिंग होगी। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इसका टाइप। फर्स्ट टाइप है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो अपन ने पहले भी देखा है। तीन प्रकार का होता है ये, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हो गया, एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी होगी, एंड एजेन-मेंजर सिंड्रोम हो गया। तो फर्स्ट है अपना टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्या होती है ये, यहां पर वर्ड दिया गया है टेट्रालॉजी। टेट्रा वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 4 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। टेट्रा का मतलब क्या होगा, 4। और यहां पर एक वर्ड दिया गया है फैलेट, जो फैलेट एक पीडियाट्रिशियन का नाम है जिसने इस बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया था। फिर से ध्यान देना, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का मतलब क्या होता है, यहां पर जो टेट्रा है इसका वर्ड का मतलब होता है 4, और फैलेट का मतलब होता है, यहां पर एक साइंटिस्ट के नाम है ये, मतलब जो साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था उसी ने अपने नाम के आधार पर इस पे इसका नाम रख दिया, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। तो फैलेट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पीडियाट्रिशियन को, मतलब साइंटिस्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इस बीमारी के अंदर 4 बीमारियां आती है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है 4 बीमारियों का। ये क्या क्या बीमारी आती है देखते हैं। फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अपन ने पहले भी देखा है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर जो सेप्टम है वहां पर एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी वेंट्रिकल्स के मध्य जो सेप्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस। एक वर्ड आता है स्टेनोसिस, स्टेनोसिस वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है। एक वर्ड आता है कोक्टेशन, वो अपन आगे देखेंगे। स्टेनोसिस जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि किसी भी बॉडी कैनाल या बॉडी कैविटी का नैरो होना। ठीक है, किसी भी बॉडी कैनाल या बॉडी कैविटी का नैरो होना स्टेनोसिस वर्ड इंडिकेट करता है। तो यहां पर ये इंडिकेट किसको कर रहा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस इंडिकेट कर रहा है। सपोज ये हार्ट के स्ट्रक्चर है, यहां पर ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वॉल। तो पल्मोनरी वाल्व है वो सक्रिय हो रहे हैं, वहां पर स्टेनोसिस देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट बीमारी क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब यहां पर एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिल रही है। और एक है पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, नैरोविंग एनी, मतलब किसी बॉडी कैनाल या बॉडी कैविटी का नैरो होना, सकरा होना। ठीक है, तो यहां पर सकरा क्या हो रहा है, जो यहां पर ये है पल्मोनरी आर्टरी
और ये यहां पर क्या है, राइट वेंट्रिकल, यहां पर ये है जो वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व, वो क्या हो रहे हैं, सकरे हो रहे हैं, मतलब यहां पर स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, मतलब ये पथ है जो क्या हो रहा है, सकरा हो रहा है। नेक्स्ट है थर्ड है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है वो किस वजह से हो रही है, इस पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रही है। बेसिकली आपने देखा होगा, अभी आपने समझा होगा कि जो वीएसडी एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस है ये एक एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, हार्ट के स्ट्रक्चर से संबंधित बीमारी है। और इस पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ही राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रही है। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी क्या होती है, जो राइट वेंट्रिकल है उसका हाइपरट्रोफी होना, मतलब साइज के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, साइज बढ़ रही है, ठीक है, साथ में थिकनेस भी बढ़ रही है। कैसे देखने को मिलेगा ये, सपोज ये हार्ट है, यहां पर है ये राइट वेंट्रिकल, तो इस राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है, मतलब इसकी जो मसल्स है, मतलब इसकी थिकनेस भी बढ़ रही है और इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इसके पीछे लॉजिक ये है, आपने देखा होगा कि जब अपन किसी भी मस्कुलर पार्ट को एक्सेसिव काम में लेते हैं या उसकी एक्सरसाइज एक्सेसिव करते हैं, अदरवाइज मत लेके जाना इसको। सपोज अपन ने बाइसेप्स मसल्स की क्या की, एक्सेसिव एक्सरसाइज करी, ठीक है, तो उसका शेप में इंक्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है, शेप में क्या हुआ, चेंजेस देखने को मिला, मसल्स का शेप है जो चेंज हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है, और पल्मोनरी स्टेनोसिस होने की वजह से यहां का प्रेशर क्या है, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस होने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल है वहां का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि आगे का रास्ता क्या है, सकरा हो गया। सकरा होने की वजह से यहां पर जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के पास में क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा ब्लड को पंप करने के लिए, तो मतलब इसका काम क्या होगा, ज्यादा होगा। इन मस्कुलर पार्ट है, ये जो मस्कुलर पार्ट है इनका काम ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये जो हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, मतलब क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा या थिकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है वो किसकी वजह से हो रही है, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है फोर्थ, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब कैसी बीमारी है इसके अंदर, डायग्राम में देखिए अपन, ये है नॉर्मली जो आयोटा है जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से मिडल पार्ट से निकलती है। नॉर्मली जो आयोटा है जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के मिडल पार्ट से, सॉरी, जो नॉर्मली आयोटा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मिडल पार्ट से निकलती है, लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर वीएसडी है, और वीएसडी है तो इस वीएसडी मतलब ये जो एबनॉर्मल ओपनिंग है, इस ओपनिंग के सामने ही आयोटा ओपन हो रही है। कैसे देखने को मिल रहा है, ऐसे देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, ये है वीएसडी, यहां पर आयोटा ओपन हो रही है। नॉर्मली आयोटा का ओपन कहां होना है, ये मिडिल पार्ट में होना है, लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके मिडिल पार्ट में आयोटा ओपन होती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जो आयोटा है वो नॉर्मली ये जो वीएसडी है ये एबनॉर्मल ओपनिंग है, इसके सामने ही ओपनिंग देखने को मिल रही है, इसके सामने ही जो आयोटा है वो ओपन हो रही है, ठीक है। क्या देखा आपसे पहले अपन ने, जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है वो क्या कर रहा है, 4 बीमारियों को इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर 4 बीमारी शामिल है, और जो फैलोट है वो साइंटिस्ट साहब है या फिर पीडियाट्रिशियन है जिन्होंने इसके बारे में बताया। और इसके अंदर 4 बीमारी कौन कौन सी आती है, एक तो आती है वीएसडी, जो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम के मध्य एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा फिर अपने को देखने को मिल रहा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, मतलब वहां पर नैरो हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है वाल्व की वो सकरे हो रहे हैं, आगे का पथ क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम हो रही है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखने को मिल रहा है अपने को राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इसी वजह से स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है, जो राइट वेंट्रिकल है उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, मतलब जो आयोटा है उसकी ओपनिंग नॉर्मली मिडिल पार्ट में होनी चाहिए वेंट्रिकल के, लेकिन मिडिल पार्ट पर नहीं होके वो डायरेक्ट जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है जहां पर ये एब्नॉर्मल ओपनिंग है उसी के सामने ओपनिंग देखने को मिल रही है।
तो अब अपन इन चारों बीमारियों को एक साथ देखते हैं कि पेशेंट के अंदर कैसे देखेगी, देखने को मिलेगी। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट वाले पेशेंट के अंदर ये चारों बीमारी कैसे देखने को मिलती है। सपोज ये हार्ट का डायग्राम है, यहां पर पेशेंट के जो ये सेप्टम है वहां पर ओपनिंग देखने को मिल रही है। मतलब वीएसडी, एक तो है वीएसडी पेशेंट के, वीएसडी के बाद में अपन ने क्या देखा, पल्मोनरी स्टेनोसिस देखा है। पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब ये है पल्मोनरी सॉरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वाल्व है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है, ये मार्ग सकरा हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है अपने को, मतलब यहाँ की मसल्स क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा फोर्थ था ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा की एब्नॉर्मल ओपनिंग कहां पर हो रही है, वीएसडी के सामने हो रही है। अब अपन ने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट देखे थे, जब साइनोटिक हार्ट डिजीज का अपन ने जिक्र किया था, वहां पर 2 पॉइंट थे। एक तो जो संटिंग होगी वो कहां पर होगी, राइट टू लेफ्ट संटिंग होगी, और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। उनको अपन एक्सप्लेन करते हैं कैसे आएगा वो। सबसे पहले यहां पर ये जो ब्लड है, इंफीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा ने ब्लड ड्रेन किया कहां पर, राइट एट्रियम के पास में, ठीक है। इसने कहां पर किया, राइट वेंट्रिकल के पास में। सपोज राइट एट्रियम के पास में यहां पर ब्लड ड्रेन किया इसने 100 ml, ठीक है, 100 ml ब्लड ड्रेन किया, ये राइट एट्रियम है, इसने ब्लड को कहां पर डाल दिया, राइट वेंट्रिकल के पास में डाल दिया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल यहां पर भी 100 ml आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, मतलब यहां पर आगे का पथ है वो क्या है, सकरा है, आगे का पथ है जो सकरा है, नैरो है, और नैरो होने की वजह से यहां पर जो कंप्लीट ब्लड है वो नहीं जा पाएगा, और जैसे ही मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों जा रहा है इधर, मतलब यदि स्टेनोसिस नहीं होता तो कुछ मात्रा में ब्लड जाता आयोटा की तरफ इस वीएसडी से होते हुए, लेकिन आगे जो पथ है, मतलब ये नैरोविंग पथ है, इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। फोर्स ज्यादा लगाएगा तो भी कम मात्रा में ब्लड जाएगा, अधिकतर ब्लड किधर जाएगा। सपोज यहां पर 100 ml ब्लड आया तो 75 ml ब्लड तो गया किधर, आयोटा की तरफ, और इधर 25 ml ब्लड ही गया। क्यों गया, क्योंकि यहां पर आगे रेजिस्टेंस है, मतलब स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। तो अपन ने एक पॉइंट तो लिखा था, संटिंग कौन सी होगी, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट संटिंग देखने को मिलेगी, वो अपना पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखा था अपन ने, जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होगा वहां पर उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देखने को मिलेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर हो गया, यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है, मतलब इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, तो ये ब्लड किधर जा रहा है, डायरेक्ट इधर जा रहा है, ये सर्कुलेशन से होते हुए नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट इधर जा रहा है आयोटा के पास। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसके अंदर, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, मैं बोल सकता हूं बॉडी के पास गया। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिल रहा है। और संटिंग कौन सी होगी, संटिंग होगी राइट टू लेफ्ट संटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोज, अपन ने इससे पहले देख लिए, स्टार्टिंग में देख लिए थे, सीएसडी के सभी जो बीमारी हैं उनके कोज अपन ने स्टार्टिंग में देख लिए थे। अब अपन देखते हैं जो सीएसडी के लिए क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम 2 प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक तो अपन देखेंगे इनिशियल सिम्टम क्या होगा, एक होगा लेट सिम्टम क्या होगा। इनिशियल मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में शुरुआती टाइम में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है, और लेट कंडीशन में कौन से साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइन सिम्टम कौन सी कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, एक देखेंगे लेट कंडीशन में। इनिशियल के अंदर अपन देखें तो इनिशियल के अंदर सबसे पहले बच्चे को अंदर बच्चे में देखने को मिलेगा पुअर फीडिंग एंड साइनोसिस। इसके अलावा टैट स्पेल, या इसी को बोल सकते हैं ब्लू स्पेल। इनिशियली जो सिम्टम अपन देख रहे हैं वो ये देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी। अब पुअर फीडिंग देखने को क्यों मिल रही है, पुअर फीडिंग देखने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि बच्चे की बॉडी के पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के पास में जा रहा है, मतलब बॉडी के पास में कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे,
डिऑक्सीजनेटेड ब्लड गया अधिकतम मात्रा में, तो बॉडी के पास में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम गई, डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई। और डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो बॉडी की फंक्शनिंग भी क्या होगी, कम होगी। जब बॉडी की फंक्शनिंग कम होगी तो बच्चा जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है वो नहीं करेगा, तो मतलब पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो बॉडी की फंक्शनिंग ज्यादा होती है, बॉडी की फंक्शनिंग ज्यादा होती है तो बच्चा एक्टिव होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से ये पुअर फीडिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट साइनोसिस देखने को मिल रहा है। साइनोसिस क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है, इस वजह से बॉडी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है टेट स्पेल। जो टेट स्पेल है, यहां पर एक वर्ड है स्पेल, ये स्पेल वर्ड इंडिकेट करता है एपिसोड को, ठीक है। बच्चे के अंदर ऐसे एपिसोड देखे जाते हैं, कैसे एपिसोड देखे जाते हैं, देखे जब बच्चा कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उस दौरान बच्चा अचानक नीला पड़ जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं टेट स्पेल, या फिर इसी को बोलते हैं ब्लू स्पेल। जब बच्चा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, सडन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो बच्चा नीला पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज बच्चा सो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में स्लीप कर रहा है, मतलब सो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो रही, और सडन बच्चे ने क्राई करना स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या हो रही, इंक्रीज हो गई। एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, एक बच्चा है जो नॉर्मल खड़ा है और एक बच्चा है, मतलब दोनों टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के पेशेंट है बच्चे, दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो नॉर्मल खड़ा है और एक क्या कर रहा है, खड़ा है अभी, लेकिन अभी तुरंत जाके वो क्या करेगा, खेलेगा। वो जैसे ही वो खेलना स्टार्ट करेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहां पर भी उसके पास में साइनोसिस देखने को मिलेगा, नीला पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है, जैसे ही बच्चा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, मतलब बॉडी उसकी फंक्शनिंग कंडीशन में जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो उसको साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों देखने को मिल रहा है साइनोसिस? साइनोसिस देखने को मिल रहा है क्योंकि जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन डिमांड तो पहले ही कम है, मतलब डिमांड तो ज्यादा है लेकिन फुलफिल कम हो रही है, ऑक्सीजन मात्रा पहले ही कम है। इस वजह से बच्चे के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली बच्चा हाइपोक्सिया में है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है बच्चे के अंदर, साइनोसिस के अंदर है। तो साइनोसिस के अंदर है तो फिर जो बच्चे के अंदर है, यदि एक्टिविटी करेगा तो बॉडी की फंक्शनिंग होगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, वो फुलफिल नहीं होगी। इस वजह से बच्चे के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं टेट स्पेल। फिर से सुने, टेट स्पेल किसको बोलते हैं? जब बच्चा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या शामिल होता है, तो वहां पर बच्चे के अंदर साइनोसिस देखने को मिल रहा है सडन, इस कंडीशन को बोलते हैं टेट स्पेल या फिर ब्लू स्पेल। नेक्स्ट है लेट सिम्टम। लेट सिम्टम कौन कौन से होंगे? लेट सिम्टम के अंदर दो प्रकार के देखे जाते हैं। कौन सा? फर्स्ट वन है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ग्रोथ रिटार्डेशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। वही सेम कंसेप्ट है सभी में, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर क्या देखने को मिलेगा, बॉडी की फंक्शनिंग कम होगी। बॉडी की फंक्शनिंग कम होगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर फिजिकल ग्रोथ होगी, जो शारीरिक ग्रोथ होगी, वो नॉर्मली क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा है क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया मतलब लंबे समय से ऑक्सीजन क्या हो रही है, मतलब हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिल रही है लंबे समय से। क्रोनिक वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? लॉन्ग टाइम को। क्रोनिक हाइपोक्सिया बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है। इस क्रोनिक हाइपोक्सिया होने की वजह से बच्चे के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, या बच्चे के बॉडी के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? दो कंडीशन देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक देखने को मिलेगा क्लबिंग फिंगर, ठीक है। ठीक है, ये दो देखने को मिल रहे हैं लेट के अंदर। लेट सिम्टम देखने को क्या क्या मिलेगा? एक तो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्रोनिक हाइपोक्सिया बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। और क्रोनिक हाइपोक्सिया बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है मतलब बच्चे के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रिजल्ट में बॉडी ने क्या किया, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई। ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई तो बॉडी ने क्या किया, आरबीसी का नंबर बढ़वाया, ठीक है।
वही सेम कंसेप्ट आएगा जो अपन ब्लड में पढ़ेंगे, आरबीसी का नंबर कैसे बढ़ रहा है, किडनी के पास, किडनी ने इरिथ्रोपोइटिन करवाया, इरिथ्रोपोइटिन से आरबीसी का नंबर बढ़ा, वो सारा अपन ब्लड के अंदर देखेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, मात्रा कम होने की वजह से आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है। क्योंकि आरबीसी का नंबर क्यों बढ़ रहा है, ताकि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शो हो रही है ये, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड को ज्यादा से ज्यादा फुलफिल किया जाए, इस वजह से। नेक्स्ट है क्लबिंग फिंगर। क्लबिंग फिंगर देखने को मिल रही है, मतलब ड्रामेस्टिक जो अपीयरेंस देखने को मिल रहा है कहां पर, नेल का। और ये जो क्रोनिक हाइपोक्सिया है, जो क्रोनिक हाइपोक्सिया है, जो तो किसका सिम्टम है, ये जो अपन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है इसका है। लेकिन ध्यान देना, ये जो पॉलीसाइथेमिया एंड क्लबिंग फिंगर है, ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का सिम्टम नहीं है। ये क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है। जब अपन आगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की एमएसएन पोर्शन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वहां पर अपन देखेंगे जो सीओपीडी नामक बीमारी आएगी, वहां पर भी क्रोनिक हाइपोक्सिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये सेम कंसेप्ट वहां पे भी आएगा। ठीक है, मेरा बताने का मतलब ये था, यहाँ पर ये जो है ये इसके सिम्टम नहीं है, ये तो यहाँ पर है, इस वजह से हो रहा है ये। एक क्रोनिक हाइपोक्सिया हो गया, ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, लेट कंडीशन के अंदर लेटर ऑन आएंगे ये। इनिशियल क्या क्या देखने को मिलेगा, पुअर फीडिंग, पुअर एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा, और टैट स्पेल एंड ब्लू स्पेल देखने को मिलेगा। इसके साथ में अब अपन देखते हैं क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे इसके लिए। इसके लिए डायग्नोसिस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन क्या चेक करेंगे कि जब बच्चा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वहां पर साइनोसिस देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे अपन क्या करेंगे, वहां पर फिजिकल एक्टिविटी के फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन उसके बाद में क्या करवाएंगे, 2D इको, थर्ड कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसके अलावा एक्सरे। ठीक है, यहां पर ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन ने देख लिया कि भाई कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो साइनोसिस देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है बच्चे के अंदर। 2D इको एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो अपन देख सकते हैं उसके थ्रू। और इसके अलावा है एक्सरे। एक्सरे जब अपन करवाएंगे, एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगा बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ट कैसा देखने को मिलेगा, बूट के जैसे, जूते की जैसे शेप का हार्ट देखने को मिल रहा है। और ये हार्ट देखने को क्यों मिल रहा है इस शेप का, जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है इस वजह से देखने को मिल रहा है। किस वजह से देखने को मिल रहा है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, इस वजह से ये बूट शेप अपीयरेंस देखने को मिलेगा एक्सरे के अंदर। मतलब जो नॉर्मली ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, यहां पर क्या हो रहा है, इस वेंट्रिकल के पास में या वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है। तो इसका जो अपीयरेंस है ऐसा देखने को मिलेगा, ये एक जूते की जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरट्रोफी होने की वजह से, मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है, इसकी साइज इंक्रीज होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है जब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का पेशेंट है और एक्सरे करवाएंगे, या फिर नॉर्मली पूछ सकता है पेशेंट के राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, या इस दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बूट शेप अपीयरेंस कहां पर मिलेगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में मिलेगा, या तो ये ऑप्शन दे सकता है या नहीं देगा ये, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाला ऑप्शन भी दे सकता है, कोई भी हो। मतलब जिस पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रही है तो उसके अंदर ये बूट शेप अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये है डायग्नोसिस वाला कंसेप्ट। डायग्नोसिस के बाद में अपन देखेंगे मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, दो प्रकार का, एक तो है इनिशियल मैनेजमेंट और एक है लेट मैनेजमेंट। इनिशियल मैनेजमेंट में अपने को देखना है यदि बच्चे के अंदर टैट स्पेल के एपिसोड आ रहे हैं, टैट स्पेल देखने को मिल रहा है बच्चे के अंदर, तो अपन क्या केयर करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट केयर क्या करेंगे, यदि बच्चे के अंदर टैट स्पेल देखने को मिल रहा है, या इसी को बोल सकते हैं ब्लू स्पेल देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर बच्चे के लिए अपन दो काम करेंगे। बच्चे को सबसे पहले पोजीशन देंगे अपन। ठीक है, पोजीशन देंगे। पोजीशन कौन सी देंगे, टैट स्पेल के लिए अपन पोजीशन देंगे, और पोजीशन दो देंगे, नी चेस्ट पोजीशन या फिर स्क्वाटिंग पोजीशन देंगे। नी चेस्ट पोजीशन मतलब घुटनों के बल पे नीचे लेट के सिर को नीचे करना, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल हो सके। और स्क्वाटिंग पोजीशन मतलब जो अपन उकड़ू बैठते हैं ना, उकड़ू बैठने से क्या होगा, काफ मसल पर प्रेशर आएगा ताकि ब्लड का वो मतलब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, फुलफिल हो सके। इस वजह से
मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं यदि पेशेंट के अंदर टेट स्पेल देखने को मिल रहा है, तो नी चेस्ट पोजीशन या फिर स्क्वाटिंग पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन का मतलब उकड़ू बैठते हैं वो पोजीशन, ठीक है। प्लस में इस पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। टेट स्पेल वाले पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको पोजीशन देंगे, देन उसके बाद में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। इसके अलावा इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर दूसरा पॉइंट होगा, अपने को एंटीबायोटिक देना है और हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठीक है। ये है इनिशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेट मैनेजमेंट क्या होगा। लेट मैनेजमेंट के अंदर सर्जरी होगी और दो प्रकार की लेट मैनेजमेंट किया जाता है। दो प्रकार की सर्जरी होती है, एक तो पैलिएटिव सर्जरी और एक होती है डेफिनेटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी के अंदर क्या होता है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको सबसाइड किया जाता है, मतलब जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। जबकि डेफिनेटिव सर्जरी है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये इस बीमारी को डेफिनेटली सबसाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट है पैलिएटिव सर्जरी, और इस पैलिएटिव सर्जरी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, पैलिएटिव सर्जरी के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है या सिम्टोमेटिक सर्जरी देखने को मिल रही है। मतलब कंप्लीटली इस बीमारी को सबसाइड नहीं हो सकती, इसके थ्रू जो बीमारी है वो जो कंप्लीटली सबसाइड नहीं हो सकती। सिम्टोमेट्रिक मतलब जो सिम्टम्स है उसको क्या किया जा सकता है, सबसाइड किया जा सकता है हल्का फुल्का। तो इसके अंदर एक प्रोसीजर आता है, दो प्रोसीजर आता है। एक तो आता है ब्लेलोक, एक प्रोसीजर आता है, एक मेथड है सर्जरी का ब्लेलोक टाउसिंग संटिंग। इस प्रोसीजर के अंदर क्या किया जाता है, जो हार्ट से जो निकलती है आयोटा, आयोटा से सबसे पहले असेंडिंग आयोटा, फिर आर्च ऑफ आयोटा। तो आर्च ऑफ आयोटा से भी कुछ आर्टरीज निकलती है, उसमें सपोज सबक्लेवियन आर्टरी को लेते हैं, तो सबक्लेवियन आर्टरी से जो ब्लड है किसी ट्यूब के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्टली। मतलब जो प्रेशर हो रहा था, प्रेशर बन रहा था कहां पर, जो राइट वेंट्रिकल के पास में, उसको कम करने के लिए, या जो ब्लड की मात्रा जो लंग्स के पास में कम पहुंच रही थी उसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ये करते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर देखते हैं अपन। सपोज ये हार्ट है, ठीक है, यहां पर ये है आयोटा और यहां पर इसकी ब्रांचेज है, ठीक है। तो सपोज ये है सबक्लेवियन आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है आयोटा, ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है सबक्लेवियन आर्टरी। यहां से एक ट्यूब लगा के इस सबक्लेवियन आर्टरी से ट्यूब कनेक्ट करके इस पल्मोनरी आर्टरी में जोड़ दी जाती है। तो मतलब यहां पर जो ब्लड है, ये जो ब्लड इधर जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कंप्लीटली तो इधर आया नहीं, कुछ मात्रा में ब्लड है, क्योंकि एक ही आर्टरी के थ्रू अपन ने कनेक्ट किया है, सबक्लेवियन आर्टरी के थ्रू, तो कुछ मात्रा में ब्लड है वो इधर ज्यादा जाएगा पहले की तुलना में। मतलब फिर से सुने आप, यहाँ पर ये संटिंग हो रही है, संटिंग होने की वजह से जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, डायरेक्ट आयोटा के पास में जा रहा है। ये आर्च ऑफ आयोटा के पास में ब्लड पहुंचा, आर्च ऑफ आयोटा के पास में ब्लड पहुंचने के बाद में क्या देखने को मिल रहा है, अपन ने क्या कर दिया, जो सबक्लेवियन आर्टरी है यहां पर एक ट्यूब लगा के और कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी के पास में, और यहां पर क्या है, लंग्स, ठीक है। यहां से ब्लड जो कम मात्रा में जा रहा था, सपोज यहां पर पहले 100 ml ब्लड लेके आ रही थी इंफीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा, 100 ml ब्लड लेके आ रही थी, तो सपोज यहां पर आ गया वापस 100 ml, राइट वेंट्रिकल के पास भी 100 ml आ गया, और यहां से जो ब्लड जा रहा है नीचे की तरफ लंग्स के पास में गया वो 30 ml गया, 75 ml किधर गया, इधर गया। क्यों गया, क्योंकि यहां पर स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। अब यहां पे 30 ml ब्लड जा रहा है और अपन ने क्या कर दिया, जो सबक्लेवियन आर्टरी है वहां से एक ट्यूब डाल के अपन ने किसको कनेक्ट कर दिया, पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर दिया, तो ब्लड अपना इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड इधर आ रहा है, तो यहां पर सपोज जो 75 ml ब्लड जा रहा था वो तो 75 ml गया, लेकिन यहां पर ब्लड कितना पहुंचा, 50 ml इस वे के थ्रू। तो कुछ मात्रा में
या मतलब जो सिम्टम्स है उसके अंदर कमी तो देखने को मिलेगी, लेकिन बीमारी पूर्णतः सही नहीं होगी। तो यहां पर जो अपन ने देखा है पैलिएटिव सर्जरी के अंदर जो सिम्टम्स है उसको कम किया जाता है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट नहीं है ये इसका। तो इसके लिए एक प्रोसीजर आता है, कौन सा, ब्लेलोक टर्सिंग संटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो सबक्लेवियन आर्टरी है वहां से एक ट्यूब निकाल के और लगा के अटैच करके और पल्मोनरी आर्टरी है वहां से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसीजर के अंदर यही किया जाता है ताकि यहां पर ब्लड ज्यादा पहुंच सके। नेक्स्ट है, इसके अलावा एक आता है सानो संटिंग। एक प्रोसीजर आता है बी, इस पैलेटिव सर्जरी के अंदर ही सेकंड पार्ट है सानो संटिंग। इस सानो संटिंग के अंदर क्या हो रहा है, जो डायरेक्टली जो पल्मोनरी जो राइट वेंट्रिकल है उससे ट्यूब निकाल के पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे, सपोज ये हार्ट है, ये है आयोटा निकल गई, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब कनेक्ट करके इस पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ दी जाती है, क्योंकि यहां पर स्टेनोसिस हो रहा था ना, वो सबसाइड हो गया। मतलब यहां से ब्लड डायरेक्ट इधर जा सकता है, कम मात्रा में जाएगा लेकिन वो यहां पर ओपनिंग है अभी भी। ठीक है, तो ये किया जाता है किसके अंदर, सानो संटिंग के अंदर। यहां पर एक ट्यूब ली जाती है राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करके उसको पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ दी जाती है। ठीक है, ये है सानो संटिंग। इसके अलावा ये है पैलेटिव जो सर्जरी है वो अपन ने देख ली। इसके बारे में देखते हैं अपन डेफिनेटिव सर्जरी क्या होगी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब ट्रीटमेंट बोले तो डेफिनेटिव सर्जरी होगी। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन ने देखा है एक तो पैलेटिव सर्जरी और दूसरा देखते हैं अपन डेफिनेटिव सर्जरी। डेफिनेटिव सर्जरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटिव सर्जरी के अंदर देखने को मिलेगा जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसको क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहां पर दो काम किए गए। पहला, इस वीएसडी से रिलेटेड काम किया गया। दूसरा, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है उसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पर दो काम किए जाते हैं, एक तो वीएसडी से रिलेटेड और दूसरा काम किया जाता है ये जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है। ठीक है, इन दो से रिलेटेड काम किया जाता है। क्या किया जाता है, जो वीएसडी है उसको क्या किया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, वीएसडी को क्लोज कर दिया जाएगा। प्लस में जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, जो ये पथ नैरो हो रहा है, यहां पर जो वाल है ये सक्रिय हो रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डायलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा, डायलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि एक बात बताओ आप, यहां पर ये जो पथ है, ये जो एब्नॉर्मल ओपनिंग है इसको क्लोज कर दिया गया और ये पथ है जो आगे का क्या है, जो डायलेट कर दिया गया है। तो यहां पर नॉर्मली जो ब्लड आया, सपोज 100 ml ब्लड यहां पर आया, 100 ml ब्लड इसने भी यहां पर ड्रेन किया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के पास में, तो ये पूरा ब्लड किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि जो ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा है वो कंडीशन तो सबसाइड हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है, इसको बंद कर दिया गया बीएसटी को। नेक्स्ट बचा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो आप जानते हैं कि जिस भी मस्कुलर ऑर्गन का अपन क्या करते हैं, अधिक काम में लेते हैं उस मस्कुलर ऑर्गन को, तो उसके साइज के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फिर बोल रहा हूं, अदरवाइज नहीं लेके जाना इसको। ठीक है, तो जैसे जैसे इस मस्कुलर ऑर्गन का के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, फोर्स कम पड़ेगा, तो ये इसका साइज है वैसे ही जो पहले की तुलना में जो नॉर्मल पहले था वैसा ही आ जाएगा। मतलब जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही थी वो हाइपरट्रोफी धीरे धीरे क्या हो रही है, सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे अपन ने बाइसेप्स है उसकी एक्सरसाइज करी, बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी, तो उसका साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सपोज फिर अपन ने उसकी एक्सरसाइज करनी छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, तो धीरे धीरे वो उसी साइज की हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वीएसडी को क्लोज कर दिया गया, प्लस में यहाँ पर इसको डायलेट कर दिया गया। दो काम करेंगे डेफिनेटिव सर्जरी के अंदर।
और इसी के साथ अपना जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है उसके अंदर ये जो टॉपिक चल रहा था टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो माइनर डिजीज है एजेन-मेंजर सिंड्रोम है और ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी है, और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जो हार्ट डिजीज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास लास्ट होगी इसकी। थैंक यू।